हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज़ के वीडियोस को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले कुछ और जानकारी हम आपको दे दें कि मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के ऊपर आपको मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। यानी 350 रुपये में आपको वहाँ पे कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग की व्यवस्था की गई है। और आप लोगों में से बहुत सारे छात्रों ने उस कोर्स को परचेज किया है, लेकिन उस एप्लीकेशन के ऊपर यानी मैथ्स वाटिका के ऊपर अभी मॉक टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। तो मॉक टेस्ट के लिए हमने एग्रीमेंट किया है टेक्स्ट बुक के साथ। तो अब आप टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे 360 रुपये पे करना होगा। 360 रुपये में आपको पूरा का पूरा 18 महीने का पास मिल जाएगा। यानी 18 महीने में जितने चाहे उतने टेस्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो 399 कोर्स फी है, लेकिन अगर आप इस कोड का उपयोग करते हैं MTV9, इस कोड का उपयोग करके आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 360 रुपये में यह आपका पास मिल जाएगा। और आप इसके ऊपर जो है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने चाहे उतने टेस्ट लगा सकते हैं। इसमें तकरीबन 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है और 480 से ज़्यादा एग्ज़ाम जो है वह कवर किया जाता है। यह जो ऑफ़र है आपका 18 महीने का, जनरली यह जो कोर्स आपको मिलता है वह मात्र 12 महीने के लिए मिलता है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 26 से लेकर के 28 तक में। इस बीच में अगर आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और साथ में आप लोगों में से किसी एक लक्की विनर को मिलेगा एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार जीतने का मौका। तो अच्छा ऑफर है आपके पास। आपको यहाँ पे पास भी मिल जाएगा 18 महीने का और साथ में यह जीतने का भी मौका आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिएगा बोला क्या गया है। बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 2x² + 3x + 1 है और उसकी लंबाई 2x + 1 है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए, हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे तो चौड़ाई निकलेगा और चौड़ाई से भाग करेंगे तो लंबाई निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है ना क्षेत्रफल, वह आपका अलजेब्रिक फॉर्म में दे रखा है। देखिए 2x² + 3x + 1, तो हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का तरीका है इस दोनों को गुना करिए और गुणनफल को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 3x आ जाए। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2x², ठीक है रहने दीजिए, प्लस 2 × 1 2 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 3। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 2x + x। 2x में x जोड़िएगा क्या होगा, 3x, और 2x में x से गुना करिएगा 2x² हो जाएगा। यानी जोड़ने घटाने पर इतना और गुना करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर। और लास्ट में +1 है तो +1 अपने जगह पे रहने दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। अब इस दोनों में से अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x कॉमन ले लिए तो केवल x बचेगा और यहाँ से पूरा 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा। प्लस यहाँ से कुछ नहीं, केवल 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन लेने का मतलब है जो वैल्यू है वही आपका बचेगा, यानी x + 1 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो एक टाइप वाले डाटा में से केवल एक को लिखते हैं। तो x + 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको एक बार लिख देंगे। तो एक फैक्टर तो इसका यह x + 1 हो गया और दूसरा फैक्टर इस दोनों को मिला के तो 2x + 1। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2x + 1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाला है, जो फैक्टराइज किया है, वो किसको किया है, क्षेत्रफल का। तो यह हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और आगे देखिए लंबाई कितना दे रखा है, 2x + 1। तो इसमें अगर हम भाग कर दे 2x + 1 से, क्योंकि यह तो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल में अगर हम लंबाई से भाग कर दे तो हमारे पास चौड़ाई बचेगा और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x + 1। क्षेत्रफल ही तो इतना दे रखा था ना, तो क्षेत्रफल को फैक्टराइज किए तो इतना आया। अब क्षेत्रफल इतना होने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2x + 1 इसका मतलब लंबाई इतना होगा, तो यह क्या है, यह आपका चौड़ाई है। बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। या क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करिए, इससे भाग करिएगा, यह कट जाएगा, क्या आपका बचेगा, चौड़ाई बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे देखिएगा क्या बोला है। यहां पे क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी समचतुष्फलक, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है, कि हर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है समचतुष्फलक का आयतन। आयतन को हम लोग वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। तो समचतुष्फलक का आयतन होता है √2/12 × a³
√2/12 गुने ए क्यूब कहने का मतलब भुजा क्यूब। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, समचतुष्फलक का आयतन √2/12 गुने ए क्यूब, और समचतुष्फलक का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3 × a²। यही होता है समचतुष्फलक का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह हो जाता है √3 × a²। ओके, और आयतन क्या होता है √2/12 ए क्यूब। यही दो क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा जाता है, यानी कि समचतुष्फलक से पूछा जाता है। तो √2/12 गुने ए क्यूब, तो √2 के जगह √2 ही रहने दीजिए, 12 को अपने जगह पे, यह सब तो कांस्टेंट है। और ए का वैल्यू देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, भुजा 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब यानी 12 गुने 12 गुने 12 3 बार, ठीक है। 12 का क्यूब यानी 12 गुने 12 गुने 12। इससे देख लीजिए इसको कैंसिल कर दिए, क्या बचा ऊपर में 12 गुने 12 गुने √2। 12 गुने 12 144, 144 में √2 से गुना करेंगे, 144 √2 यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल निकालना होता तो हम क्या करते, √3 × a²। तो ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144, यानी 144 √3 इसका क्षेत्रफल हो जाता। हमसे पूछा है आयतन, तो आयतन हो जाएगा 144 √2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझना है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे बेस कितना है 3, 3 का पावर कितना 2, और 2 का पावर कितना 3। यहाँ पे देख लीजिए 3 का पावर कितना है 2, और इसका होल पावर कितना है 3। यहाँ भी देखिए 3 2 3, यहाँ भी 3 2 3, बस अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है लेकिन ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, पावर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुणा करते हैं। तो बेस को, इस वाले पार्ट को देखिए, बेस को एक बार लिखिए और पावर को गुणा करके लिखिए, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा ना रहे तो इसमें पावर का क्रिया ऊपर से नीचे की ओर करते आते हैं। तो बेस को अपने जगह पे रहने दीजिए और उसके बाद आप कर लीजिए यहाँ पे 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 का पावर 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा। हम 2 × 3 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 2 का पावर 3 करेंगे। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 का पावर 3 8 होता है। लेकिन इसी में अगर ब्रैकेट इस तरह से लगा देते तो क्या करते हम 2 × 3 करते, ठीक है। तो पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होगा, और अगर ब्रैकेट लगा ना रहे उस केस में पावर को ऊपर से नीचे की ओर समेटते हुए हम लोग आएंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह से रहे 2 का पावर 3 का पावर 2। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेस लिखिए, पहला पावर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आगे 2, अब यहाँ पे हम 2 का पावर 9 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64 128 256 512। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 512, यानी पावर को ऊपर से नीचे समेटते आएंगे। लेकिन इसी में ब्रैकेट इस तरह से लगा देंगे, अब क्या होगा, अब आपका देखिए पावर का आपस में गुना 2 तिया 6 दूना 12, यानी 2 का पावर 12 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा कि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना होगा, और अगर ब्रैकेट लगा ना रहे तो पावर को ऊपर से नीचे की ओर समेटते हुए हम लोग आ जाएंगे। अब 3 का पावर 8 में से 3 का पावर 6 माइनस करना है, तो हम ऐसा करते हैं 3 का पावर 6 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 का पावर 6 कॉमन लीजिएगा, मतलब 3 यहाँ पे कितना बार था, 6 बार। तो 6 बार बाहर निकालिए तो कितना बार 3 बचेगा, 2 बार बचेगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा 3 का पावर 6 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। 3 का पावर 6 कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27 81 243 तिया 729। तो 3 का पावर 6 हो जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, 729 में 8 से गुना करेंगे 9 8 72, लास्ट में 2 वाला एकमात्र ऑप्शन है, नहीं तो हम गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5832 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 3 कुल मिला के कितना बार है, 8 बार। 3 का पावर 8 मतलब 3 8 बार है, तो 6 बार बाहर निकालिए तो यहाँ तो 3 2 बार ही बचेगा ना, और पूरा का पूरा 6 बार निकालिए तो यहाँ पे 3 कितना बार बचेगा, 1 बार। इसका वैल्यू लिख दिए, इसका कैलकुलेशन किए, फाइनली हमारा आंसर आ गया। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे भी देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बोला गया है कि इसका जो वैल्यू है वह क्या होगा। गौर से देखिएगा और पहचानिएगा कि इसमें बेस कौन सा है। तो बेस तो यही 2 है ना, यही आपका बेस है, बाकी सब पावर है। तो बेस को अपने जगह पे रहने दीजिए। बाकी देखिए आपको क्या करना है, जो आपका जनरल पावर है उसका गुना एक साथ। अच्छा, जनरल पावर किसको बोलते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे 3 है तो 3 का पावर 7, यह जनरल पावर का स्थान है। यहाँ पे जो भी पावर होगा, यानी दाहिनी ओर ऊपर जो भी पावर होगा वह कहलाएगा जनरल पावर। और देखिए रूट के भीतर यानी कि नोक में जो पावर होगा वह कहलाएगा नुकीला पावर।
जनरल पावर किसको बोलेंगे? जो ऊपर में दाईं ओर होगा। जैसे देखिए 9 जनरल पावर हो गया, 4 भी जनरल पावर हो गया, जबकि 6 और 3 क्या है? 6 और 3 नुकीला पावर है। तो करना यह है कि जनरल पावर का गुना एक साथ करना है और नुकीले पावर का गुना एक साथ। फिर से सुनिएगा, जनरल पावर का गुना एक साथ और नुकीले पावर का गुना एक साथ। तो जनरल पावर का गुना एक साथ करिए तो 2 का जनरल पावर 9 और 4 है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। और नुकीला पावर क्या है? देखिए नुकीला पावर है 6 और 3, तो 6 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 18। लेकिन नुकीला पावर हमेशा जनरल पावर के बट्टा में। नुकीला पावर हमेशा कहाँ रहेगा? बट्टा में। जनरल पावर कहाँ रहेगा? ऊपर। नुकीला पावर बट्टा में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना यहाँ पे देखिए, इस डाटा का देख लीजिए, बेस कितना है? यहाँ भी तो बेस 2 है ना। चलिए बेस 2 है, जनरल पावर का गुना एक साथ, तो 9 चौके 36। जनरल पावर का गुना कहाँ होगा? ऊपर। और नुकीले पावर 6 त्रिक 18, इसका गुना नीचे में होगा। ठीक है, तो जनरल पावर का गुना एक साथ, नुकीले पावर का गुना एक साथ। जनरल पावर हमेशा ऊपर में, नुकीला पावर हमेशा नीचे में। यहाँ जो वैल्यू होगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, लेकिन नुकीला पावर क्योंकि नोक में है। आगे काटिए, 18 दूना 36, ऊपर में 2 बचा, तो 2 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा? 2। इसको भी सोल्व करेंगे तो वही होगा, 2 का पावर 2, 18 दूना 36। अब 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 गुना 4, 4 गुना 4 यानी कि 16। हम चाहे तो इसके लिए 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन आपका इस तरीके से भी मिल सकता था कि 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 लिखे या 16 लिखे, बात तो सेम ही होगा। आगे चलिए, अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है और क्षेत्रफल और आयतन में यहाँ रिलेशन दिया है। बोला है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंकीय मान बराबर है, तो घन का आयतन क्या होगा? किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। घन में 6 पृष्ठ होता है और सभी पृष्ठ वर्गाकार होता है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a², 6 पृष्ठ है तो 6a², यह हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? घन का आयतन हो जाता है आपका a³, यही तो होता है। अब बोला एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अंकीय मान बराबर है। अब आपको क्या करना है? इस दोनों को कर देना है बराबर। ठीक है, a² से काटेंगे, क्यूब कट जाएगा। a² का मतलब यहाँ पे a गुने a, तो 2a से 2a कट जाएगा, एक के बचेगा, तो 6 बराबर यहाँ पे क्या हो गया? a, यानी घन के एक भुजा का मान हो गया 6। हमें क्या बताना है? हमें बताना है घन का आयतन। आयतन क्या होता है? a³ यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। घन का आयतन क्या होता है? a³ ही तो होता है ना, तो a का वैल्यू कितना निकाले हैं? 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। अगर भुजा 5 आता तो 5 का क्यूब करते, 4 आता तो 4 का क्यूब करते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, बोला है कि पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास यानी कि रेंज हमें ज्ञात करना है। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी बड़ का माइनस छोटका, यही आपका रेंज होता है। तो पहला 7 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अगला 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 13, उसके बाद 17। पहला हमें कितना लिखना था? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला 7 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से न कटे। जैसे 2 केवल 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या। 3 केवल 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है तो अभाज्य। 7 7 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। 11 11 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता है। 9 अभाज्य संख्या इसलिए नहीं होता है क्योंकि 9 9 और 1 के अलावा 3 से भी कट जाता है। तो जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो पहला 7 अभाज्य संख्या यही है। अब इसमें देखिए हमें बताना है इसका परास, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 17। जो सबसे बड़ा संख्या होगा पहले 7 अभाज्य संख्या में वह 17 होगा, और सबसे छोटा संख्या क्या है? 2। तो 17 और 2 में अंतर कितना का? 17 और 2 में अंतर 15 का, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 15 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, है ना। सहअभाज्य संख्या से रिलेटेड हो सकता है, जुड़वा अभाज्य संख्या से रिलेटेड हो सकता है ना। तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। या पहले 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, 200 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन सब का वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए एवरेज का यह क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, अभी जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है यहाँ पे कि एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत, माध्य या औसत का मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। माध्य बोले औसत बोले एक ही चीज होता है।
आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, इसको हम लोग माध्य भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। तो माध्य कितना निकाला है? माध्य निकाला है 72.5। ठीक है, 40 छात्रों का, अच्छा 40 छात्रों का माध्य कैसे निकाला होगा? सभी 40 छात्रों के अंकों को जोड़ करके और 40 से भाग किया होगा। अगर हम आपसे कहें कि 5 संख्या का माध्य निकालिए तो आप कैसे निकालिएगा? पांचों संख्या को जोड़ करके 5 से भाग करिएगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यही तो माध्य होता है। तो यह जो औसत निकाला है, यह जो माध्य निकाला है, सभी 40 छात्रों के अंकों को जोड़ करके और उसमें भाग किया होगा 40 से। आगे देखिए क्या बोला है, बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र का अंक जो कि 84 था उसको 48 लिख दिया गया। अब देखिए यहां जो माध्य निकाला है उसमें एक मिस्टेक हो गया है, एक एरर हो गया है, इसलिए यह जो क्वेश्चन आपका कहलाता है ना, वह एवरेज एरर का क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुआ क्या है कि यहां जो 72.5 माध्य निकाला है वह सही माध्य नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक स्टूडेंट है उसका नंबर 84 था लेकिन उसको लिख दिया 48। तो आप सोचिए कि 84 के जगह अगर 48 लिखिएगा तो क्या होगा? कमी हो जाएगा। किसमें कमी हो जाएगा? योग में। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों का संख्या क्या होगा ना, तो योग में कितना का कमी? 14 - 8 6 हो जाएगा, और 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, यानी 36 का कमी हो जाएगा योग में। पूरा का जो योग है, पूरे संख्याओं का जो योग रहा होगा उसमें 36 का कमी हो जाएगा, क्योंकि 84 के जगह 48 लिख दिया। सही 84 था, गलत 48 लिख दिया। ठीक है, तो योग में कितना का कमी हो गया? 36 का। अच्छा, माध्य में कितना का कमी? तो माध्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो 36 का कमी आया है कितने छात्रों के अंकों में? 40। तो 40 से भाग करिएगा तो माध्य में कमी पता चल जाएगा। तो 4 से काटिए, 4 × 36, 4 दाहें 40, 9/10 का मतलब क्या होता है? 0.9। यानी जो माध्य यहाँ पे निकाला गया है ना, उस माध्य में 0.9 की ऑलरेडी कमी है। तो 0.9 की कमी है, तो इसमें अगर आप जो माध्य है ना, इसमें अगर आप 0.9 जोड़ते हैं तब जाकर के सही माध्य निकलेगा। 84 के जगह 48 लिखा यानी कम लिखा, तो कम लिखा तो योग में कमी आया, योग में कमी आया तो माध्य में भी कमी है। मतलब यह जो माध्य है इसमें ऑलरेडी कमी है इतना का, तो ऑलरेडी इतना का कमी है तो इतना जोड़िएगा तब सही माध्य निकलेगा ना। तो जोड़िए, 9 × 5 = 14, 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि 73.4 जो है वह आपका क्या होगा? वह आपका इसका सही माध्य हो जाएगा। एक सेकंड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विकल्प डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, बोला है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, यहां पे छूट गया, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। ठीक है, 2 वृत्त है, यहां पे हम पहला वृत्त बना दिए। अच्छा, इसका त्रिज्या कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और एक दूसरा वृत्त है, ठीक है, यह वाला एक वृत्त दूसरा है जिसके त्रिज्या का माप दे रखा है 2 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर यानी बड़ा वृत्त है और एक 2 सेंटीमीटर का वृत्त त्रिज्या वाला वृत्त है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी देखिए कितना दिया है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दोनों का केंद्र बना दिए और इसके बीच की दूरी कितना दिया इस क्वेश्चन में? 10 सेंटीमीटर दिया है। आगे देखिए, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। गौर से देखिएगा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करता है। यह क्या है आपका? यह स्पर्श रेखा है क्योंकि यह वृत्त को बाहर से स्पर्श किया है। वैसी रेखा जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करे वह कहलाएगा स्पर्श रेखा। और साथ में यह जो स्पर्श रेखा है यह दोनों वृत्त का है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेंगे। और साथ में यह तिरछा है इसलिए इसको हम लोग तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर कोई 2 वृत्त है तो इस स्पर्श रेखा को हम बोलेंगे सीधी स्पर्श रेखा, इसको भी हम लोग बोलेंगे सीधी स्पर्श रेखा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ बोलेंगे जो दोनों में होगा, तिरछा कर देंगे तो तिर्यक हो जाएगा, सीधा कर देंगे तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा। तिर्यक के जगह कभी कभी अनुप्रस्थ भी लिखा हुआ मिलेगा, तो तिर्यक बोले अनुप्रस्थ बोले एक ही बात है, लेकिन अनुस्पर्श बोले या सीधा बोले इसका मतलब यह वाला है। ठीक है, तो हमें PQ का लंबाई निकालना है।
अच्छा देखिए, अगर केंद्र बिंदु से इसको हम मिला देते हैं तो केंद्र बिंदु से परिधि मिलाया गया तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। अगला देख लीजिए, केंद्र बिंदु से परिधि इस तरीके से मिला दिए तो इस वृत्त का त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। गौर से देखिएगा, इनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करेंगे तो डी का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 10 है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर का मान कितना है, 6। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, 2 है। और हमें बताना है तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई यानी पी क्यू की लंबाई। तो पी क्यू की लंबाई होगा √d², ठीक है, d² माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। बस इतना ही होता है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। d² माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो d का वैल्यू क्वेश्चन में 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस r प्लस r, तो 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा। 100 में से 64 माइनस करिए 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, यानी कि इस तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी में अगर सीधी पी क्यू इस तरह से सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछता तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपका हो जाएगा, देखिएगा, √d² माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई d² माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपका यही होगा, d² माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इन दोनों जगह से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में अक्सर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 11। सिंप्लीफिकेशन से यह आपका क्वेश्चन है 1 - 1/3। इसका कैलकुलेशन करिए, 3 एकम 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, इस पार्ट का वैल्यू इनटू यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा। अब पैटर्न समझ में आ गया, 2/3 3/4। अगला को सोल्व करिएगा 4/5, यानी ऊपर से एक ज़्यादा नीचे वैल्यू, इनटू आगे देखिए, आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 99 है, 98/99 हो जाएगा, एक कम ही तो ऊपर रहता है। और आगे बढ़िए, आखिरी को सोल्व करिए, 99/100 हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न बस पकड़ में आना चाहिए, 99 कम 99 माइनस 1 98 98/99, ठीक है। भिन्न का घटाव ही तो हमें करना था यहाँ पे। देखिए अब गौर से देखिए कि किस पैटर्न में यह वैल्यू कट रहा है, कटेगा पक्का, इस तरह से जो सीरीज बनेगा वो बीच वाला पार्ट पक्का कटेगा। तो किस तरीके से कट रहा है, देखिए 2 से 4 नहीं, इस तरीके से कट रहा है, पूरा वैल्यू कटना चाहिए, कट रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से कट रहा है, मतलब इसका देख लीजिए, पहला जो डाटा है उसका ऊपर वाला बच गया है, इसका मतलब यह है कि जो आखिरी डाटा होगा उसका नीचे वाला बचेगा। बस इतना ही पूरे क्वेश्चन में बचेगा। 2/16 का वैल्यू क्या होगा, 1/50 हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम काटेंगे 100 को, 2/100 यानी 1/50, यही आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। देखिए इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, इस तरह से कटते जाएगा, है ना, इससे फिर यह वाला वैल्यू कट जाएगा, यानी देखिए 99 है, यहाँ पे क्या होगा 98, यहाँ 98 होगा। तो इस तरह से पूरा वैल्यू कटेगा जब इस सीरीज को कंप्लीट आप करिएगा। तो 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 98 99 है, तो फिर क्या होगा 97 98 होगा ना, 97 98 होगा, 96 97 होगा, इस तरीके से होगा। तो बीच वाला सब वैल्यू कटेगा। तो आपको क्या देखना है कि जो पहला है उसका कौन सा पार्ट बचा है, ऊपर वाला, तो आखिरी का नीचे वाला बचेगा, यानी 2/100 2/100 यानी 1/50, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। बोला है एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठोस जो बेलनाकार धातु है उसका देख लीजिए, पहला जो पार्ट है उसमें बेलन है और इस बेलन का यहाँ पे व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसका कितना दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, इसको पिघला करके एक ठोस तार बनाया गया, मतलब पिघला करके फिर से क्या बनाया गया, बेलन ही बनाया गया है, तार का मतलब बेलन ही होगा। अब जिसका लंबाई 60 मीटर, लंबाई यानी कि ऊंचाई, बेलन में लंबाई का मतलब क्या होगा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 60 मीटर है। हमें क्या बताना है, तार का व्यास, व्यास बताना है, तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, तब तो व्यास आपका निकल ही जाएगा, त्रिज्या का दोगुना करेंगे व्यास निकल जाएगा। तो आइए हम त्रिज्या निकालने का प्रयास करते हैं। इस तार का आप आयतन बताइए क्या होगा, इस तार का आयतन, बेलनाकार है ना, तो आयतन होगा बेलन का πr², तो r का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो सीधे r² लिख दिए, इंटू h,
तो h की जगह 60 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 60 गुना 100 सेंटीमीटर, यही तो होगा। यह क्या हो गया? यह हो गया आपका तार का आयतन। जब भी किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है, उस केस में दोनों का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो आपका सेम हो जाता है। जैसे बेलन को अगर पिघला करके शंकु बनाएंगे तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। अगर गोले को पिघला करके घन बनाएंगे तो गोला का आयतन और घन का आयतन बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो यह हो गया आपका तार का आयतन, और इस तार को पिघला करके बेलन बनाया गया है, इस बेलन को पिघला करके तार बनाया गया, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, यही तो लिखेंगे। आर स्क्वायर मतलब आर 7 है तो 7 गुना 7 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। दोनों का यहाँ पे हम आयतन निकाल लिए। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए अब सोल्व करिए। देखिएगा यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल। अच्छा, यह जो त्रिज्या है वो किसका है? यह तार का त्रिज्या है। ठीक है, तार के त्रिज्या को हम आर माने हैं। आगे चलिए, सेंटीमीटर देखिए, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, और 15 से काटेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। अब कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है, तो इधर क्या बचा? आर स्क्वायर बराबर, इधर 7 गुने 7 कितना हो जाएगा आपका? 7 गुना 7 49, और बट्टा 4 गुने 100, इधर 400 है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, बट्टा में आ जाएगा 49 बट्टा 400। आर स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू, अच्छा किस फॉर्म में है आपका? सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 49 बट्टा 400 है, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन देखिए मिलीमीटर में है, तो जैसे ही सेंटीमीटर में आप 10 से गुना करिएगा, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर में आप 10 से गुना करिएगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट, 10 दूना 20, 7 बट्टा 2 मिलीमीटर। तो त्रिज्या हो गया 7 बट्टा 2 मिलीमीटर, और त्रिज्या को ही अगर 2 गुना कर देते हैं, यही तार का त्रिज्या, इसी को 2 गुना करिए तो 7 बट्टा 2 का 2 गुना कितना होगा? 7। तो 7 मिलीमीटर जो है वह आपका हो जाएगा उस तार का व्यास। त्रिज्या निकाले थे, 2 गुना करेंगे, व्यास इसका हो जाएगा। तो यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।